नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 4, यानी 3 क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो मैं क्लियर आपको समझा सकता हूं कि आपको वो तीनों क्लास से इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो डर है वो पूरी तरीके से आपका ख़त्म हो चुका होगा। जो कुछ भी मैंने बताया था अपने बिहाफ पे वो आपको याद हो चुका होगा, रट चुका होगा, कैसे भी लैंग्वेज में मैंने समझाया है वो आपको याद हो चुका होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के आखिरी और लास्ट वीडियो पे, कहने का मतलब चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कुल लेसन 4 में यानी पार्ट 4 में हमने इसको डिवाइड करके इसको हमने ख़त्म कर डाला। तो आज का आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है कैपेसिटर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। और जैसा कि आई फ्लू फैल रहा है, अब मैं ये बातें कर रहा हूँ 2023 में। अब ये वीडियो कोई कब देख सकता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आने वाले जो जनरेशन है उनको ना पता चले कि आई फ्लू भी बहुत बीमारी फैलती है और बहुत बीमारी फैली थी, तो 2023 में आई फ्लू फैला होगा। तो सभी बच के रहिएगा और मुझे आशा है कि आप सभी लोग अलग अलग ही रह रहे होंगे। ज़्यादा किसी से कैचअप मत करना, क्योंकि कुछ है तो नहीं, लेकिन हो भी जाएगा तो प्रॉब्लम तो करेगा 2-3 दिन। जैसे अगर मुझे हो गया बाई चांस तो पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर मेरा यूट्यूब चैनल फिर अलग से डैमेज हो जाएगा। तो वो बातें हैं, तो वो तो अलग की बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्टेड नाउ। यहाँ पे लिखा है संधारित्र। आज हम पढ़ने वाले संधारित्र। संधारित्र आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब, अब संधारित्र मतलब हिंदी में तो आपको देखो फिजिक्स का कुछ लैंग्वेज है कि कुछ चीज़ें हिंदी में समझ नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें अंग्रेजी में समझ नहीं आती हैं। जैसे हमने कर दिया अदिश और सदिश राशि की बात कर दी, तो अदिश और सदिश अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर कट समझ में आएगा आपको कि नाम में ही स्पष्ट है उसकी परिभाषा। लेकिन अगर उसी को हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वेक्टर और स्केलर, तो वो समझ में नहीं आएगा। वैसे संधारित्र की बात होती है तो संधारित्र हिंदी में समझ में नहीं आता है संधारित्र क्या है, लेकिन इसकी अंग्रेजी जब पढ़ते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बना है कैपेसिटी से, कोई भी चीज़ कितना धारण कर सकती है। कोई गिलास, जैसे मैं यहाँ पे चाय लेकर बैठा हूँ, टी लेकर बैठा हूँ, आपको भी पीना हो तो बताइएगा। तो मैं चाय लेकर बैठा हूँ, तो चाय में जो चाय वो मतलब चाय का जो कप है उसमें चाय फिलअप हुई है, तो उसकी कैपेसिटी उतनी है जितना वो चाय फिलअप कर सकता है। 5 ml होगा, 10 ml होगा, 20 ml होगा, 50, 100 ml, 150 ml होगा, तो वो उतना चाय ही उसमें फिलअप कर पाएगा। उसके बाहर अगर आपने थोड़ा सा भी डाल दिया तो बाहर वो उड़ेल देगा उसे, आपका वो रिस जाएगा उसमें। आगे तो कैपेसिटर यानी जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कुछ भी धारण करने की, उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। जैसे आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, इस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी कुछ नहीं हो, आप अभी कुछ नहीं हो, तैयारी कर रहे हो, तैयारी ना करते हो तो ये वीडियो मेरी ना देखते आप, तो आप कुछ नहीं हो अभी, आप अभी तैयारी कर रहे हो, तो कोई कुछ भी बोले उसको धारण कर लो, कैपेसिटर बन जाओ, एकदम से संधारित्र बन जाओ, कैपेसिटर बन जाओ, उसको भी धारण करके रखो। एक साथ ही हम जवाब देंगे, हम भी बोलेंगे, एक साथ ही बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कैपेसिटर, तो वही हो गया कि किसी भी चीज़ को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं संधारित्र। अब आपको समझ में आएगा। तो संधारित्र कभी भी दिमाग में आए तो एक तरफ तो संधारित्र क्लिक होना चाहिए, दूसरी तरफ कैपेसिटर ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। जो कैपेसिटी अपने अंदर कैपेसिटी रखे, क्षमता रखे किसी भी चीज़ को धारण करने की, उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर मैं आपको बताऊं इसका शेप कैसा होता है, शेप साइज भी आप देख सकते हो। तो आपके घर में अगर पुराने ज़माने में वो जो रेडियो आता था, जो सिग्नल पकड़ाया जाता था ना एंटीना लगा करके, तो रेडियो आता था, उसका जब अंदर का कोई पुर्जा ख़राब हो जाता था तो वहाँ पे बनवाने ले जाते थे। तो जब निकाल के देखते थे तो छोटी छोटी, जो हम कहते हैं छोटे बच्चे थे, हम जब छोटे बच्चे थे तो कहते थे ये इसमें इतनी सारी बैटरियाँ लगी, उसको हम इकट्ठा कर करके रख लेते थे हैं। तो यहाँ पे वो क्या संधारित्र मतलब वही है कैपेसिटर, धारण करने वाला वही कैपेसिटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, यानी वही हो गया संधारित्र कि जो आवेश को पर्याप्त मात्रा में अपने ऊपर धारण कर सकता है उसे ही हम संधारित्र कहते हैं। यानी चार्ज प्लस क्यू होगा या माइनस क्या क्यू होगा, यानी यहाँ पे आपका प्लस का क्यू भी हो सकता है, माइनस का क्यू भी हो सकता है। दोनों चार्ज को अगर धारण कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं कैपेसिटर। जैसे सी से हम डिनोट करते हैं कैपेसिटर, उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटी जिसके अंदर धारण करने की क्षमता हो उसे कहते हैं कैपेसिटर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की डेफिनेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है वही, आगे यहाँ पे बढ़ चलते हैं हम।
तो संधारित्र जो होता है चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है, यानी जिसकी चालकता जो है वो मतलब जो धारिता है कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो संधारित्र चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है। संधारित्र में चालक पाए जाएंगे। चालक यानी आवेश, आवेशों को क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। अब चालक ये उनके भी आप पे कहेंगे, कोई भी आपका कोई भी हमने ऐसा सब्सटेंस ले लिया जिस पर अगर इन चार्ज को हम डालते हैं तो वो क्या करते हैं? चलने लगते हैं, चालक हो गया, तो वो इसके लिए चालक का काम करेगा। तो संधारित्र चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी चालक की कृत्रिम रूप मतलब चालक जो है वो क्या धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पे आपका कुछ फिगर बना हुआ है। फिगर आपको देखो इस तरफ आपको ये एक्स लगा हुआ है, एक्स की तरफ पॉजिटिव है, इधर वाई लगा हुआ है, वाई की तरफ आपका नेगेटिव यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पर आपका एक्स की तरफ पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई की तरफ नेगेटिव लगा हुआ है। ये अर्थ में आपने क्या कर दिया, उसे ई से अर्थ हो गया, अर्थ में आपने करंट को यहाँ पे छोड़ दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे लिखा हुआ है संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं। यानी कहने का मतलब देखो संधारित्र आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस फिगर में कि दो पट्टी लगी हुई है, एक एक्स का, एक नाम हमने एक्स रखा है, एक वाई रखा है। तो एक एक्स पट्टिका है, एक वाई पट्टिका है। तो इसी पे हमें आवेश को क्या करना है? धारण करना है। देखो इस एक्स वाले पे प्लस सब आवेश धारण किए हुए हैं, वाई आपका माइनस आवेश धारण यहाँ पे किए हुए हैं। तो ये हो गया आपका क्या परिभाषा जो यहाँ पे लिखी हुई है। संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका यानी कलेक्टिंग प्लेन कहते हैं। कलेक्शन करने वाला काम करता है, वो कलेक्ट करने का, यानी प्लस चार्ज आएगा तो प्लस को कलेक्ट करेगा, माइनस आएगा तो माइनस को कलेक्ट करेगा। तो उसे क्या कह दिया जाएगा? और उसे क्या कह दिया जाएगा? तो उसे कह दिया जाएगा कनेक्टिंग प्लेट। उसके आगे यह केवल संग्राहक कहा जाता है। यहाँ पे जो पट्टिका भूयोजित की जो पट्टिका भूयोजित की जाती हैं उस पर के बद्ध आवेश के कारण संग्राहक पट्टिका की आवेश ग्रहण क्षमता बढ़ती है। दोनों पट्टिका के बीच के विद्युत रोधी माध्यम को परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से ऊपर देखते हैं हम कि जो पट्टिका भूयोजित की जाती है, यानी ये देखो ये वाली पट्टिका को भूयोजित मतलब जो पृथ्वी के संपर्क में लाके रखी जाती है। कहने का मतलब ये हो गया। तो जो पट्टिका भूयोजित की जाती है उस पर के बद्ध आवेश के कारण संग्राहक पट्टिका की आवेश ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। यानी अगर इसको हमने अर्थ के अटैचमेंट में ला दिया तो इस पट्टी का जो आवेश है वो और ले सकता है। यानी कहने का मतलब उधर से लेगा, जैसे ओवर होगा वो पृथ्वी में भेज देगा। सेम ऐसा काम किस में होता है? आप अगर गाड़ी में चलते हो तो कार में ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर आप बिजली कड़क रही हो, कार के अंदर बैठे हो, तो क्या आपको कोई क्षति पहुँचेगी, हानि होगी? तो वो कभी नहीं होगी। वही काम करती है। तो वहाँ पर संधारित्र सेम ऐसा काम करता है। वो जो आपका पूरी कार होती है वो किसका काम करने लगती है? कैपेसिटर का काम करने लगती है। तो चार्ज आएगा आपकी गाड़ी पे, जब गिरेगा तो वो उस पर जाएगा। अब जितना उसके पास आ सकता है वो उतना कवर करेगा, और जितने को नहीं आ सकता उसको पृथ्वी के अंदर वो भेज देगा, पृथ्वी के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। सेम वो कार उस टाइम पे आपका कैपेसिटर का काम करने लगती है। तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाई जो है वो किसका काम करने लगेगा? आवेश ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, यानी वाई पर आवेश ग्रहण क्षमता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, स्पीकर का जो यहाँ पे नोटेशन अर्थ निकल रहा है वो यही निकल रहा है। चलती हुई प्लेन है, यानी प्लेन तो उड़ रही है, मान लो आसमान में उड़ रही है, वो लैंडिंग के टाइम पे यानी टेक ऑफ लैंड करने वाली है। अब लैंड करने पे आपको क्या किया? लैंड करने में बादलों के बीच आई, अगर बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है तो उसे हानि पहुंचा सकता है। तो वो भी एक संधारित्र की तरह काम करने लगता है आपका। उसमें आपका जो सारा का सारा होगा वो वहाँ पे ये तो है नहीं कि आपको अर्थ में अटैच में है, लेकिन वो सारा का सारा आवेश एक स्टोर करके रख लेता है अपने पास। उसमें स्टोरिंग पावर बना दी जाती है। स्टोर करके रखने के बाद जैसे वो लैंड करता है अर्थ के संपर्क में आने के बाद उसमें अर्थ में भेज दिया जाता है। सिंपल सी बात यहाँ पे आपका हो गया ये। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका पट्टिका की आवेश ग्रहण क्षमता बढ़ती है। दोनों पट्टिका के बीच के विद्युत रोधी माध्यम को परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब इधर से आपका प्लस चार्ज आया, इधर से आपका वाई चार्ज आया, दोनों के बीच में देखो गैपिंग है। तो ये गैपिंग में क्या है? यानी दोनों पट्टिकाओं के बीच विद्युत रोधी माध्यम को परावैद्युत कहा जाता है। यानी कोई भी संपर्क नहीं हुआ यहाँ पे,
तो इसके बीच के जो आपका जो क्या होता है विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी माध्यम को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कह देते हैं। परावैद्युत, या आपने देखा होगा फिजिक्स में ज़्यादा परावैद्युतकांक, हाँ तो वहाँ पे क्या कह दिया जाता है उसे, परावैद्युतकांक या डाइलेक्ट्रिक कह दिया जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, क्लियर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हम देखते हैं संधारित्र के प्रकार। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप एक बार रिविजन कर लें। मैं यहाँ पे चाय पी लेता हूँ ना, अभी ठंडी हो जाएगी। क्या हम बात करेंगे हम संधारित्र के प्रकार पे। अब बात करते हैं, चलो यहाँ पे टाइप्स ऑफ संधारित्र, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यानी वही धारण करने की जो क्षमता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला आपका हो गया समांतर पट्टिका संधारित्र, जिसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों के तीनों हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे तभी आपको पढ़ना है, क्योंकि आप अगर पढ़ लेते हो तो फिजिक्स है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ने में, क्योंकि डेली लाइफ में एक ना एक कोई ना कोई ऐसा सिद्धांत है, फिनोमेना मिल ही जाता है जो फिजिक्स के ऊपर रिलेटेड होता है। यानी मैं बोल रहा हूँ, आप तक आवाज़ पहुँच रही है, ये भी फिजिक्स का काम आ रहा है। कम्युनिकेशन आपका चैप्टर है, रेडियो मैकेनिक में जो है कम्युनिकेशन का चैप्टर है, तो ये आप तक बातें पहुँच रही हैं। फिजिक्स आपका पूरी तरीके से इसमें भरपूर अपनी भूमिका निभा रहा है, तो हम पढ़ने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे इसको। तो यहाँ पे संधारित्र के तीन प्रकार हमने पढ़ लिया, समांतर पट्टिका संधारित्र और आपका गोलीय संधारित्र एवं बेलनाकार संधारित्र। अब संधारित्र के संग्राहक तथा संघनक के बीच का परावैद्युत माध्यम प्रायः वायु, कागज, अभ्रक आदि होते हैं। कहने का मतलब जो संधारित्र के संग्राहक या संघनक के बीच का परावैद्युत माध्यम जो होता है वो क्या हो जाता है, परावैद्युत माध्यम जो आपका विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी मतलब जैसे यहाँ पे एयर मौजूद है, तो हम अगर जो तार है उसको अगर अटैच कर दें प्लग से और ऐसे खुले में रख दें तो क्या वायु में थोड़ी ना करंट आ जाता है। वायु में आ जाता तो शायद वो जो बिजली के टावर लगे हुए हैं वो तो सबको मार ही डालते हैं अब तक। तो वायु आपका हो गया विद्युत रोधी माध्यम। जो भी पीछे हमने पढ़ा कि दोनों प्लेटों के बीच एक प्लस वाली थी एक्स, एक वाई वाली थी, उन दोनों के बीच में जो गैपिंग थी उसको हमने क्या कह दिया, उसमें परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है आपका, वही हमने कहा उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं हम। तो वही कह रहा है कि संधारित्र के संग्राहक तथा संघनक, तो एक को हम संग्राहक किसे बोलेंगे, यानी यहाँ पे पीछे अगर मैं बढ़ जाऊँ यहाँ पे आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। संग्राहक किसे बोलेंगे, संग्राहक हम बोलेंगे वाई वाले को, क्योंकि यहाँ पे संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका या केवल संग्राहक कहा जाता है। तो वाई को हम संग्राहक कह देते हैं, एक्स को क्या कह देंगे, संघनक कह देंगे। कहने का मतलब क्या, आवेश संचित किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो आवेश संचित मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। आपने देखा होगा ना, जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो आपका निगेटिव होगा, और जिससे उठ के जा रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव वो बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव होता है। तो जहाँ पे ये ज़्यादा जाएंगे वो पूरा पूरा निगेटिव हो जाएगा। तो जहाँ आवेश आएगा तो यानी निगेटिव आ रहा है तो उसको हम कहेंगे संग्राहक। वहीं पे ही आ रहा है क्योंकि वहीं से अटैचमेंट है अर्थ, तो वहाँ से इसको भेज दिया जाएगा, अर्थ में भेज दिया जाता है, इसीलिए इसे संग्राहक कहा जाता है, क्योंकि इसी पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसको संग्राहक बोला जाएगा, तो दूसरे वाले को संघनक बोला जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि संधारित्र के संग्राहक तथा संघनक के बीच का परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक जो मीडियम होता है प्रायः वायु हो सकता है, आपका कागज हो सकता है, कागज में भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है, अभ्रक हो सकते हैं आदि होते हैं, ये होते हैं, जिस कारण ये क्रमशः वायु संधारित्र, कागज संधारित्र, अभ्रक संधारित्र, यानी कह सकते हो एयर कैपेसिटर, और आपका एयर कैपेसिटर, कागज पेज कैपेसिटर, अभ्रक यानी आपका अभ्रक क्या होता है, अभ्रक की नहीं पता नहीं मुझे, अभ्रक संधारित्र आदि नाम से भी जाने जाते हैं। जिस संधारित्र का मान नियत रहता है उसे नियत संधारिता संधारित्र तथा जिसकी धारिता समायोजित की जा सकती है उसे चल संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट था, कुछ खास पॉइंट थे यहाँ पे, ये यहाँ से मैं लगा देता हूँ यहाँ तक। ये क्या था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
खास आपका पॉइंट था, यहाँ पे कुछ खास पॉइंट आपका ये था। तो आगे हम बढ़ते हैं किसके, समांतर पट्टिका संधारित्र पे। अभी तब तक आप समझ लो, मैं चाक की दोबारा चुस्की ले लेता हूँ, नहीं जगह ठंडी हो जाएगी वो फिर। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं समांतर पट्टिका संधारित्र। चाय खत्म होगी, अब क्लास नहीं रुकेगी आपकी। यहाँ पहला हो गया समांतर पट्टिका संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ मीनिंग टाइप है आपका, संधारित्र का प्रकार है। आगे हम चलिए इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बाकायदा समझ में आया होगा पिछली वीडियो में, पिछले मतलब पेज पे। इस पर मैं फिर समझा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, डोंट वरी, परेशान मत होना। पहला लिखा यहाँ पे समांतर पट्टिका संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे ये आपका क्या है, संघनक वाला है। ये आपका यहाँ पे नहीं कह सकते आप संग्राहक। ये बना है ओवरव्यू के लिए। आप देखने के बाद मेन हमारा फिगर काम करेगा दूसरा वाला। दूसरे वाले में एक्स काम करेगा संघनक का, वाई काम करेगा संग्राहक का। संग्राहक यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, उसे हम कहेंगे संघनक। जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम कहेंगे संघनक। और जिस पे आवेश आया हुआ है, जिस पर आवेश आया हुआ है यानी जिस पर माइनस है, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, उसे हम संग्राहक कह देंगे। अर्जित करने वाला, ग्रहण करने वाला ही संग्राहक होता है। तो संग्राहक की मेन हिंदी भी वही होती है कि जो ग्रहण करता हो, ग्रहणशील होता हो, आपका संवेदनशील होता हो, तो उसे हम कहते हैं संग्राहक कह देंगे। यहाँ पे हो गया। और संग्राहक पे जैसे आवेश आएगा वो ज़्यादा जैसे होगा, वो अर्थ में आपका वहाँ पे उतार दिया जाएगा, भूयोजित हो जाता है, तो वो आपको संग्राहक बोल दिया जाता है। उसके बाद हम इस पे देखते हैं समांतर पट्टिका। समांतर यानी पट्टिका मतलब आपको यहाँ पे देख सकते हो पैरेलल मतलब क्या हो कि जो पहली पट्टी है वो दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, जो इस फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आइए हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि M एवं N दो समांतर प्लेट हैं जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। M को धनात्मक आवेश प्लस Q दिया जाता है तथा N को भूधृत कर दिया जाता है। यह समायोजन ही समांतर पट्टिका संधारित्र कहलाता है। दोबारा फिगर से हम समझते हैं। तो यहाँ पे M और N को बताया है, तो यहाँ पे हमने X और Y लेट कर लिया, उन्होंने नेम ही चेंज किए हैं X और Y। तो X और Y जो समांतर पट्टिका हैं दो, एक को हम संघनक बोलेंगे, दूसरे को संग्राहक बोलेंगे। जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको हम संघनक के नाम से जानते हैं, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसे हम संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो भूधृत यानी वाई, जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको हमें भूधृत करना पड़ेगा क्योंकि ओवर चार्ज हो जाएगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, अगर कार में वो संधारित्र ना बने, कार जो कैपेसिटर ना बने, तो कार में बैठे लोगों को भी हानि हो सकती है। तो वही सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिस भी चीज़ में संधारित्र लगेगा वो आपका डैमेज कर देगा। ये यहाँ पे लिखा था। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा हो, यानी यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश घनत्व जो हो वो सिग्मा हो, वह प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तो दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले ने दूसरे सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो वैद्युत क्षेत्र वही कि जो अपने कुछ कैंपस में अपना दबदबा बना के रखे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी जो चार्ज उसके पास है वह उसको जाने नहीं देगा, और अगर कोई आना चाहता है तो उसके दायरे के बाहर से तो उसे आने नहीं देगा। ये आपका यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। नहीं, हाँ, जो है उसे जाने नहीं देगा, जो आ रहा है उसे लेकर रहेगा। ये आप यहाँ पे याद करो डेफिनेशन कि उसके पास जो है उसे जाने नहीं देगा, और जो आ रहा है उसको लेकर ही रहेगा, उसे भी नहीं जाने देगा वो। तो यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश घनत्व मतलब आपका घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी कुछ उसी से आपका वो रिलेटेड होगा। ये आपका डेंसिटी हो जाती है, यहाँ पे घनत्व हो गया, आवेश घनत्व, तो वहाँ पे वही हो जाएगा। अभी आगे हम फॉर्मूले में समझ लेते हैं। तो यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा हो व प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तो दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो E = आ जाएगा
सिग्मा इंटू डी, यानी सिग्मा के बाद दूरी का मल्टीप्लाई करा देंगे अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला रहने वाला है, नोट करके आप यहाँ पे रख लेना। क्या हो जाएगा, तो ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा और मल्टीप्लाई डी अपॉन के एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे आपका जो है ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। इसे आप नोट करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, दिमाग में भी कॉपी में भी। आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में तो होगा ही वो सेव, जब मन गए तब देख लेना, आपका वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी हमेशा के लिए। और हाँ, एक बात और आपसे मैं कहूँगा, यहाँ तक अगर ठीक हो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा, बस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि पढ़ाई में भाई देखो मन भी लगाना चाहिए। अब पढ़ाने में मन भी नहीं लगता है, कभी कभी ना कोई लग जाता है कि भाई अब हम इतना यहाँ पे जैसे बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई सुन भी रहा है हमें कि नहीं सुन रहा है। आप जो व्यूज़ आ जाते हैं उसके भी आप पे ये मोटिवेशन लगता है कि हाँ इतने बच्चे में देखते हैं। वरना आप एक दिन बैठ के देखो, आप मतलब मोबाइल में अगर कोई भी वीडियो ऑन कर लो, आप पढ़ा के देखो एक बार, 2-3 दिन पढ़ाओगे ना, ऐसा लगेगा कि खुद को मन को बड़ी वो होता है कि हम क्यों किससे बातें कर रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं ऐसे ही, और पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ऐसे हमारे भैया हैं एक शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वो तो अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, बन चुके हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, यानी 5,80,000 उनके सब्सक्राइबर है, 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं उनके। तो वो जब पढ़ाते थे अपने गांव में ना शुरुआत में, तो बंद कमरा रहता था एक छोटा सा, यानी वो शुरुआत में जब पढ़ाते थे तो बंद कमरा रहता था। अब वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम आती थी, गांव वाले जाते थे तो वो देखते थे अरे पढ़ा रहा है, तो पागल है कि किसको पढ़ा रहा है, मोबाइल पर थोड़ी ना पढ़ाई होती है। तो यूट्यूब को कोई जानता नहीं था, 2015 की बात है ये, कोई जानता नहीं था। तो कह रहे ये पढ़ा रहा है, बग 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 हमेशा करता रहता है, इसमें कोई समझ में थोड़ी ना आ रहा होगा। तो अभी उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, पूरी कहानी बताऊँगा मैं, तो बनी रहेगा वीडियो के लास्ट तक। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आप समझना। उनकी कहानी ना बहुत दिलचस्प है, आप जाके पहले तो चेक कर लीजिए वीडियो को जाके वहाँ पे यूट्यूब पे कि मुझे पूरा सही 6 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके आसपास, और मेरे भैया हैं, मेरे मौसी के लड़के ही हैं, सगे मौसी के लड़के। तो मैं अभी लास्ट में बताऊँगा कहानी, क्योंकि अभी तो पढ़ाना भी तो है नहीं, बीच में अभी वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगा, लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद हुआ होगा कि इसका फॉर्मूला, यानी आवेश घनत्व दिया हो तो प्लेटों के बीच का जो आपका यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या निकल के आएगा, तो सिग्मा इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे निकल के आने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हो वह विद्युत विभवांतर क्या कहलाता है। विद्युत विभवांतर क्या कहलाता है, तो विद्युत यानी ई इक्वल टू अगर होता है वी अपॉन डी, यानी वोल्ट प्रति मीटर भी तो हमने देखा था, क्या देखा था यूनिट, जब विद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे। तो जल्दी थोड़े ना भूल जाओ भाई, वो वोल्ट प्रति मीटर मैंने निकलवाया भी था, एफ इंटू एफ बराबर W/D करके ऐसे कुछ करके हमने वोल्ट प्रति मीटर निकलवाया भी था। तो यहाँ से अगर हम वोल्टेज निकालेंगे तो उसकी किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E इंटू डी के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू डी। ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब E की वैल्यू हमने क्या निकाली, अब हमने इसके बराबर क्या कर दिया, बराबर कर दिया इसको, यानी कि बराबर इसके कर दिया सिग्मा इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे डी इधर भी है, डी इधर भी है, वो कट गया। तो ई बराबर आपका सिंगल क्या बच गया, ई बराबर बच गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपका ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे देखते हैं क्या बोले भाई, और संधारित्र की धारिता क्या आ जाएगी, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फैराड, या यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तब धारिता बराबर सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब मैं आपको बता दूँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वायु हो या निर्वात हो तो के बराबर 1 हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला जो बन जाएगा सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, यानी कि जहाँ बैठे हो गांठ बांध लो, रस्सी ले लो, एक गांठ बांधो वो मजाक कर रहा था मैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। जितने मैं स्टार बनाता चला जाता हूँ उतना आपका ये एक स्टार की कीमत लगा लो 1 लाख, इतने लगा लो, 3 लाख का 3 हो जाए, 3 लाख हो जाए, इतना इंपॉर्टेंट है समझ लो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, लीनियर क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते नहीं आते हैं, इसमें से लीनियर आ जाएंगे। इस टॉपिक नहीं, यानी फॉर्मूले से आपको लगाने के नहीं पूछेगा, फॉर्मूला ही पूछ लेगा, या किस पे डिपेंड करता है ये पूछ लेगा, दूरी पे डिपेंड करता है, तो दूरी के कैसे होता है, यूनिवर्सली होता है, डायरेक्टली होता है, प्रोपोर्शनल होता है, कैसे होता है, ये भी पूछ सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से क्या निकल गया है, सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, के। सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के भी होता है। तो यहाँ पे हम इसे भी देख लेते हैं
कि परावैद्युतकांक के साथ संधारित्र की धारिता अपॉन वायु या निर्वात युक्त उसी संधारित्र की धारिता हम यहाँ पे पढ़ा हमने, C अपॉन C नॉट बराबर के। आगे हम डिस्कस कर देंगे, आगे हम बढ़ने चले हैं, आगे हम बढ़ते हैं। यानी आप अब आपको क्या कहने वाला है वीडियो, या जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतः किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के निर्वात अथवा वायु संधारित्र धारिता का अनुपात होता है। यानी के इक्वल टू किसके बराबर यहाँ पे लिखा है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है के बराबर C अपॉन C नॉट दिखाएगा किसको, निर्वात में कैपेसिटर को, ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया है, कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे यहाँ पे आप वही देख सकते हो कि ये अभी ये देखो मैंने क्या कहा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है ना, तो वही थोड़ा ध्यान दिया करो आप। यहाँ पे C बराबर क्या हो जाता है, तो के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अगर के की वैल्यू हम 1 मान लें वायु या निर्वात के लिए, तो आपका सिंपल सा सीधा फॉर्मूला आ जाता है कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये दूरी है, आपका A हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। किस किस पे डिपेंड करने वाला है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला आपका क्या कहलाता है, पहला जो होता है ये प्लेटों के क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है। उसका सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सेकंड यहाँ पे लिखा है प्लेटों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। तो प्लेटों की दूरी यानी कि वही जो प्लेट रखे थे, एक यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था, इस पे प्लस का था, इस पे माइनस का था, तो इनके बीच में जो दूरी है उसे हम लिखेंगे d। और प्लेटों के क्षेत्रफल यानी इनका जो क्षेत्रफल है, ये कितनी मोटी हैं कितने पतले हैं, इन पे डिपेंड करेगा। तो इनका a जो है इसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और d के आपका इन्वर्सली होता है। यानी यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन C हो जाता है, इन्वर्सली हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इन्वर्सली आपका प्रोपोर्शन होता है वो। उसके बाद प्लेटों के जो बीच रखे माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्लेटों के बीच रखे माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्ट ही बराबर हो जाता है। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। और इसका जो यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट भी हो जाता है। यहाँ से इतनी भी चीज़ें और आपको याद करनी है एप्सिलॉन नॉट के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ के रखा जाता है। यानी वही जो भी यहाँ पे हमने प्लेट बनाई थी, ये जो गैपिंग है इसके बीच में क्या कहा था हमने, कोई निर्वात में वही जो विद्युत रोधी आपका कोई पदार्थ रख दिया गया उसे डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, परावैद्युतांक कहेंगे। अगर टी मोटाई का यानी कागज़ अगर हमने रख दिया तो कुछ मोटाई रख दी हमने उसकी, और वायु का तो कोई मोटाई होगी नहीं, कागज़ रख दिया इसको हमने मोटाई से रख दिया यहाँ पे, तो आपका जो कैपेसिटर का फॉर्मूला हो, तो विभवांतर कह रहा है यहाँ पे। तो प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा V, वो कितना होगा यहाँ पे हमें वो देखना है। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता है, क्योंकि यहाँ पे V का फॉर्मूला पीछे लिखा था हमने क्या, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के को हमने हटा दिया है यहाँ से, के को हमने हटा दिया है। अब ये V कहाँ से आ गया, तो V इसलिए आ गया क्योंकि E रखा था अभी आपने, E बराबर होता है V अपॉन डी, तो D को उधर भेज दिया तो वही हो गया सिग्मा इंटू डी लग गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बस D हट जाएगा, वो मोटाई की जगह क्या आ जाएगा, D माइनस का T प्लस T अपॉन के। ये हो जाएगा प्लेटों के बीच विभवांतर। जब हम उन दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक रखेंगे, लेकिन वो कितनी मोटाई का, T मोटाई का रहेगा, तब हम रखेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला आपका ये मिलेगा एप्सिलॉन वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस का T प्लस T अपॉन के यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस T अपॉन के। यानी जो वहाँ पे नॉर्मल देखो चेंजेस क्या यहाँ पे मिल जाएंगे, डायरेक्ट चेंज।
तो आपका फॉर्मूला क्या होता है जब प्लेटों के बीच की दूरी रखी हो तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यहाँ पे नॉर्मल डी चेंज होगा जब हो जाएगा किसमें, तो डी हो जाएगा डी माइनस का टी प्लस टी अपॉन के, इसमें आपका चेंज हो जाएगा। बस इसको आपको यहाँ से रिप्लेस कर देना है, इतना बातें आपको ध्यान में रखनी है। डी याद कर लो, बस डी को वहीं पे हम रख देंगे, मोटाई तब आएगी। अब आगे लिखा हुआ है यदि प्लेटों के बीच T1, T2, T3 मोटाइयों की कई पट्टियाँ रखी हों जिनके परावैद्युतांक K1, K2, K3 हों, तब धारिता आपकी क्या रहने वाली है। यानी लगातार नंबर्स ऑफ आपका जो थिन वो फैटी आपको कुछ रखी गई हो उसमें, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन के प्लस T2 अपॉन के प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका क्वेश्चन, ये सवाल जो है ना अभी तक पूछा गया है ना कभी पूछा जाएगा, तो इसे यहाँ से हटा दो, इरेज कर दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम आपका हमारा सेकंड पार्ट आ गया क्या, गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये क्या काम करता है इसे भी हम अच्छे से समझेंगे, जैसे हमने समांतर पट्टिका संधारित्र को समझा। तो यहाँ पे कह रहा है गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर, तो बस शेप इसका क्या होगा, गोले नुमा होगा। सेम वही काम ये भी करेगा। यहाँ ए एक धातु का गोला है, इसकी त्रिज्या R1 हमने यहाँ पे लेट कर ली है, यानी आपका कौन सा है, यहाँ ए जो है, ए को हमने मान लिया एक धातु का गोला। देखो अंदर इसके क्या बना हुआ है, ए बना हुआ, तो ये आपका धातु का एक गोला हो जाएगा। इसकी रेडियस हमने R1 लेट कर ली है। अब इसके बाहर का हमें दो, यानी दो, जैसे वहाँ पे दो हमने समांतर पट्टिका ली थी, यहाँ पे हमें गोलीय क्या गोला भी खोखला लेना पड़ेगा, इसमें दो लेयर हो। तो अंदर वाले को हम गोला ए मानेंगे, यानी इसका जो संघनक का काम करेगा, वो गोला बी जो होगा वो आपका संग्राहक का काम करेगा, जो चार्ज को अपने ऊपर ग्रहण करेगा, अपने ऊपर बरसाएगा, क्योंकि उसी पे ये माइनस चार्ज बटे हुए हैं और इस पर प्लस चार्ज यहाँ पे बटा हुआ है। और जो अंदर वाले की त्रिज्या उसे R1 रखेंगे और जो बाहर वाले की त्रिज्या है उसे हम क्या रखेंगे, R2 यहाँ पे रख देंगे। और जो संग्राहक बी है उसी को हम पृथ्वी से आपका क्या कर देंगे, भूयोजित कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ के देखते हैं। आगे यहाँ पे देखो बी दूसरा गोला जिसकी त्रिज्या R2 है, ए पर कुछ आवेश प्लस Q दिया जाता है, दोनों के बीच परावैद्युतांक K हो, तो दोनों गोलों के बीच विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे बस V इक्वल टू होता है Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ये आपका ज़रूरी भी हो सकता है, उतना नहीं है, मैंडेटरी अभी तक पूछा गया नहीं है ये। उसके बाद हम कैपेसिटर यहाँ पे देख लेते हैं। संधारित्र आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी इसकी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, यानी इसी को हमने सॉल्व कर लिया है। ये दोनों के बीच निर्वात के बराबर 1 हो, इसी को हमने सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब आपका फॉर्मूला इतना निकल के आ गया। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो अतः धारिता अधिक होगी यदि, यानी गोले की त्रिज्याएँ अधिक हों। अगर गोले की त्रिज्याएँ अधिक हो जाएंगी तब आपका क्या हो जाएगा, धारिता अधिक हो जाएगी। ये गोलीय संधारित्र की बात है। मैंने जो कह दिया गलती से कह दिया मैंने, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइप है तो इम्पोर्टेंट है भाई, वो मायने रखता है। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्याएँ अधिक हों, यानी धारिता कब होगी अधिक, तो धारिता तभी अधिक होगी जब गोले की त्रिज्याएँ अधिक हो जाएगी। इससे नीचे वाले से रिलेशन नहीं में लेना है हमें, R1 इंटू, अगर सिंगल रहता तब हम इस पर रिलेट करते, लेकिन माइनस में खुद में है तो बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी घटाई जाएगी भाई, यहाँ पे उतना आ जाएगा। तो अतः गोले की त्रिज्याएँ अधिक हो जाएंगी तो आपका धारिता अधिक हो जाएगी। गोले की त्रिज्याओं का अंतर कम होना चाहिए, यानी ये भी बता दिया इन्होंने कि गोले की त्रिज्याओं का अंतर कम होगा, तो वही सेम वैल्यू है, अगर नीचे वाली वैल्यू घट रही है तो उसके ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो इधर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उधर वाली घटती है, उधर वाली घटती है तो इधर वाली ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऊपर की अगर R1 और R2 जो हैं वो बढ़ते हैं तो आपका धारिता बढ़ेगी, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। अब दोनों गोलों के बीच ऐसा पदार्थ हो जिसके लिए K का मान अधिक हो, तो दोनों जो है, यानी यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि दोनों जो पदार्थों के बीच क्या हो, दोनों गोलों के बीच ऐसा पदार्थ हो जिसके लिए K का मान अधिक हो। K का मान अधिक मतलब वायु, निर्वात ऐसा नहीं ले सकते हैं हम, ऐसा पदार्थ लेना है जिसका मान जो 1 से अधिक हो, 2, 3 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आगे आपको देखना है, आगे बढ़ते हैं।
तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बेलन है, बस वहाँ पे हो गया वो ख़त्म, वो सेकंड था। अब एक बात मैं बता दूं आपको, जो समांतर पट्टिका संधारित्र है अभी तक 12th तक जहाँ तक मैंने पढ़ा है पूछा सिर्फ वहीं तक गया है, पढ़ा भी मैंने वही है, समांतर पट्टिका संधारित्र उतना ही पढ़ा है मैंने। आगे यहाँ पे थर्ड देखते हैं बेलनाकार संधारित्र। तो बेलनाकार संधारित्र क्या होता है, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मतलब बेलनाकार संधारित्र। तो इसका जो आपका कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू हो जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन इतना बड़ा लंबा फॉर्मूला, ये कभी पूछा जाने वाला नहीं है, टाइप आपको याद रखना है बस। यहाँ पे एल को बताया जा रहा है कि संग्राहक बेलन की लंबाई है, R1 एवं R2 बेलन की त्रिज्या है तथा प्रति एकांक लंबाई की धारिता क्या हो जाएगी। यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी कुछ इस टाइप से है, तो ये मैं बता देता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट होता तो फिगर दिया रहता, फिगर नहीं दिया है तो फिगर अब बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, नहीं मैं बना देता, आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं ये तो कोई मतलब है नहीं ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने का, कभी भी क्वेश्चन बना ही नहीं है इससे। IIT अब उसमें ना बात कर लें, IITN में बन जाए, एयरफोर्स तक जो लेवल है वो यहीं तक का है, इसके आगे नहीं गया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब इस सूत्र के उपयोग से टेलीफोन के तारों, समुद्री केबलों की प्रति मीटर धारिता की गणना की जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इसको इम्पोर्टेंट बना देते हैं, फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि टेलीफोन के तारों, समुद्री केबलों की प्रति मीटर धारिता की गणना की जाती है किसके द्वारा, तो बेलनाकार संधारित्र के द्वारा। हम इसकी मतलब आपके क्या करते हैं, प्रति मीटर धारिता की गणना करते हैं, कब, टेलीफोन के तारों में और समुद्री केबल्स में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है धारिताओं का समायोजन। अब आगे बारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में कैपेसिटर अगर लगाना हो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ क्लियर कट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से बेलनाकार संधारित्र के द्वारा हम टेलीफोन के तारों, समुद्री केबलों की प्रति मीटर धारिता की गणना हम करते हैं बेलनाकार संधारित्र के द्वारा। अब यहाँ पे लिखा धारिताओं का समायोजन यानी कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को निम्न विधियों से जोड़कर धारिता को कम या अधिक किया जा सकता है। यानी दो या दो से अधिक संधारित्रों को निम्न विधियों से जोड़कर, निम्न मतलब वही समांतर क्रम में या तो श्रेणी क्रम में, दो विधियों में हम जोड़कर क्या करते हैं, धारिता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं दो विधियाँ आपकी कौन सी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है, तय करके चलना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ तीन संधारित्र को आपस में जोड़ा गया है। समांतर क्रम कौन सा संधारित्र है, दोनों तीनों ये, तो समांतर क्रम संधारित्र को हमने उठाया, हमने श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए हमने यूज में ले लिया, अभी तुरंत ले लिया। अब इसमें आपको क्लियर होगा, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा आपको। श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू चार्ज है इस पर, और वोल्टेज V1 यहाँ पे है, वोल्टेज V2 है यहाँ पे, वोल्टेज V3 है यहाँ पे, कैपेसिटर C है, धारिता C2 है, धारिता C3 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत से जोड़ा जाता है, जैसा आप देख सकते हो, पहले प्लेट को विद्युत से जोड़ दिया गया। ये आपका यहाँ पे ये बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे जो प्लस माइनस दिखाई पड़ रहा है ये बैटरी है। और फिजिक्स के फिगर में ऐसे ही दिखाई पड़ेगी बैटरी आपको। तो इसमें संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत से जोड़ा जाता है, व उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, सिंपल क्लियर कट, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अलग बात नहीं है। ये हमारा पॉजिटिव साइड है बैटरी का, इसको हम ले गए पहले जो समांतर पट्टिका के संधारित्र है उसके पहले सिरे से हमने जोड़ दिया। अब पहले सिरे का जो सेकंड सिरा है वो दूसरे कैपेसिटर के दूसरे जो संधारित्र के उसके पहले सिरे से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। फिर दूसरे वाले का जो लास्ट है उसको हमने तीसरे के पहले से जोड़ दिया, बस क्या करना था। और तीसरे वाला का जो लास्ट है वो बैटरी के हमने ऋण सिरे से यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ के देखते हैं हम।
आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, तो टर्मिनल से जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर समान आवेश होता है। कहने का मतलब समान आवेश मतलब वही प्लस, जैसे श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर समान आवेश होता है। जो हमने ज्वाइन किया है समान आवेश क्यू है, साइन से मैंने क्या कहा, मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। प्लस का आएगा तो निगेटिव आएगा तभी तो होगा वहाँ पे जो हम प्रूव करना चाहते हैं, तो उसकी प्रकृति है। ये मत समझ लेना कि क्यू प्लस का है वो माइनस का कहाँ से समान हो जाएगा। चार्ज तो है आपका, चार्ज हमेशा प्लस माइनस में ही होते हैं, तो चार्ज आपका समान है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर समान आवेश होता है। यहाँ प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्यू है। आपने देखा क्यू सब पे ही है। पहले दूसरे व तीसरे संधारित्रों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। पहले संधारित्र की पहले प्लेट व अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट के बीच विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 डॉट। और संधारित्र यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी पहले का जो जुड़ा हुआ है ये और लास्ट का जो अंतिम जुड़ा हुआ है यहाँ पे आके हमने उसके माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया। तो वही कह रहा है पहले संधारित्र के पहले प्लेट व अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट के बीच जो विभवांतर हो जाएगा वो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुल विभवांतर हो जाएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि नहीं होगा, आया ना। तो जो कुल जो होगा आपको वो विभवांतर कितना हो जाएगा, तो कुल आपका विभवांतर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट। और हम समांतर पट्टी का संधारित्र ले सकते थे, इसलिए यहाँ पर डॉट 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 लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो कुल धारिता यानी श्रेणी क्रम में जो कुल धारिता, ये CS क्या दिखाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाएगा CS। तो कुल धारिता निम्न सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है, वो सूत्र आपका यहाँ पे आगे देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो आपका सीरीज क्रम में जो धारिता निकालेंगे हम, तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN। अब ये निकल के कहाँ से आया, तो जो अभी हमने लिखा यानी V से लेकर क्या लिखा था, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था। अब Q इक्वल टू संधारित्र हमने सबसे पहले पढ़ा था, Q इक्वल टू CV निकल के आया था कि नहीं आया था ना। तो चार्ज आपका सभी पे समान है, वो हमने पढ़ ही लिया। तो अगर चार्ज हमारा सभी पे समान है तो Q बराबर अगर CV है तो V इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो क्या निकल के आएगा, V इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे निकल आएगा Q/C। अब चार्ज तो सभी पे समान है तो वो Q1 Q2 Q3 नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये नोट करके रखना है, Q1 Q2 Q3 नहीं होगा, सिर्फ आपका बदलेगा क्या, तो यही बदलने वाला है जो नीचे C है, धारिता है, क्योंकि ये अलग अलग है सबके लिए भाई। इसका कैपेसिटर अलग C1 C2 C3 दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे हम उसी को लेट कर लेंगे। तो V इक्वल टू आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा Q/CS बराबर यहाँ पे आ जाएगा Q/C1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा Q/C2। ऐसे डॉट 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 करके आगे आ जाएंगे। Q को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इधर आने के बाद वो कट जाएगा। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/CS यानी 1/C सीरीज जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे आपका जो सीरीज क्रम में जो कैपेसिटर सीरीज क्रम में जो धारिता निकालने का जब फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो 1/C सीरीज हो जाएगा बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। यहाँ से निकल के आ जाएगा डॉट 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 n। अगर n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो n तक ले जाएंगे। तो यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान हो, अगर सभी संधारित्रों की धारिता है कैपेसिटी जो है वो समान रही तो हम कैसे निकाल देंगे, उसके लिए सीधा फॉर्मूला आपका यहाँ पे बना दिया गया है कि C सीरीज बराबर C1 प्लस C2/C1 प्लस C2। सेम कर दिया इन्होंने, नहीं मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है ध्यान से, ऊपर रहेगा C1 प्लस C2/C1 इंटू C2 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है तब, यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C, यानी सभी का C दिया हुआ है। तो CS बराबर यहाँ पे हो जाएगा C/N। तो C/N हो जाएगा, जहाँ N जो है संधारित्रों की संख्या हो जाएगी। अब ये कैसे निकल के आएगा आपका, तो वही अगर हमने 1/CS रख दिया, सभी पे बराबर रख दिया, मैं C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट 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 1 यानी N/C n तक हम लेकर गए। तो बेस आपका अगर सेम होता है, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम होता है तो ऊपर की वैल्यू को हम डायरेक्ट
ऐड कर लेते हैं तो 1/CS निकल के आ जाएगा N/C। अब जब इसको हम पलट देंगे तो CS ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे C/N जो होगा वो आपका नीचे आ जाएगा। बस इतना हो गया, सिंपल सा। आगे बढ़ के देखते हैं हम। तो ये था आपका सीरीज वाला। ध्यान में रखना है, मैंने कह दिया ना सबसे पहले ही वीडियो में कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये जो है नोटेशन रहने वाला था। अब आगे देखते हैं हम समांतर क्रम योग। गला सूख गया मेरा, थकने लग गया था आपको पढ़ाते पढ़ाते। कोई बात नहीं, आपके नाल ये है, सब कुछ चला जाएगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अपना जो मुझे आता है वो डिलीवर करके ही रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे हम देखते हैं कि समांतर क्रम योग सीरीज वाला समझ में आया आपको ना। सीरीज में क्या कहा मैंने कि आपका 1/CS बराबर होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ... 1/CN तक वो जाएगा। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना था। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं समांतर क्रम योग में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो जब संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तब सभी संधारित्रों पर पहली प्लेट एक स्थान X और दूसरी प्लेट एक अन्य स्थान Y पर, आगे हम देखते हैं, आगे वाले पेज पे होगा, ये रहा। फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, तो समांतर क्रम योग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तब सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक स्थान X और दूसरी प्लेट एक अन्य स्थान Y पर जोड़ दी जाती है। यानी जो हमने निकाल लिया यहाँ पे देखो, तब हमने किस में जोड़ा था, सीरीज में जोड़ा था। सीरीज मतलब आपके घर में जो वायरिंग होती है, बल्ब वगैरह लगाए जाते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। क्योंकि जो आपका जो मेन वैल्यू निकल के आती है, तो सीरीज क्रम में लगाने की वजह से जो बिजली है वो कम खपत होती है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट का जो खतरा होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अभी आगे समझाऊंगा मैं कैसे। अब यहाँ पे हमें पैरेलल पढ़ना है, तो पैरेलल हम यहाँ पे लगा दिया जाएगा, पैरेलल यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसके पास जो Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, इसके पास चार्ज Q3 है। वहाँ पे क्या हमने देखा था, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब सीरीज क्रम में रहेगा तो वोल्टेज आपका वेरिएशन में देखा जाएगा, यानी चार्ज आपका बराबर रहेंगे। चार्ज क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और जब हम समांतर क्रम में देखेंगे तो चार्ज हमारा बदल जाएगा, हमारा विभव समान रहेगा। विभव समान रहेगा, क्या रहेगा, विभव समान रहेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तीन आपका जो समांतर पट्टिका संधारित्र लगे हुए हैं, तो उनका जो संधारित्र है वो धारिता कितनी है, C1 है, C2 है, C3 है। और उन पर जो आवेश है वो Q1 है, Q2 है और Q3 है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो समान रहने वाला है। हमने क्या किया, यहाँ से बैटरी का एक सिरा निकाला हमने, ये पॉजिटिव वाला है, ये X से जुड़ गया, यहाँ पे ये Y से निकल के ये Y से जुड़ गया। तीनों को हमने यहाँ पे कॉम्बिनेट कर दिया। उसके बाद इस समायोजन में संधारित्रों की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। यदि बिंदु X पर आवेश Q दिया जाए तब पहले पर Q1, दूसरे पर Q2 तथा तीसरे पर Q3 आदि हो, तब Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब विभव में वेरिएशन देखने को मिला था, तब हम क्या कर देते हैं कि V = V1 + V2 + V3। अब हमने Q पे देख लिया, तो Q1 बराबर Q2 + Q3, क्योंकि हमें मतलब किससे है, तो Q = CB हमें मिलना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज और चार्ज वो बराबर समान क्यों रह रहे हैं, ये आपको कंफ्यूज भी कर रहा होगा, मुझे भी ये कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ऊपर वाले में क्या था, समान विभव, आपका चार्ज समान था, यहाँ पे विभव समान हो गया, ऐसा क्यों, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे देखो, ये आते हैं फॉर्मूले पे। अभी फॉर्मूला निकल के आता है कुछ, तो Q = यहाँ पे क्या था, CV। अब हमने उसमें क्या बराबर रखा था, चार्ज को हमने बराबर रखा था यहाँ पे, तो चार्ज को बराबर रखना था। अब लाइट अगर आपकी जलनी है, तो कैसी जलनी है, कैसा आप चाहते हो, यानी मेरी लाइट जल रही है तो मुझे दिखना चाहिए ना, तो यहाँ पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, वोल्टेज की, इसके बराबर हो जाएगा वोल्टेज के। यहाँ पे C1 V1 हमने देखा था, यहाँ पे Q = C1, Q को हमने बराबर रख दिया था। तो अगर वोल्टेज आपका ज़्यादा रहेगा तो चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी फिर समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि बराबर आपका यहाँ पे क्यों रख दिया, यहाँ पे बराबर हो गया तीनों। 1 मिनट देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कुछ आपके लिए, बस 1 मिनट।
यहाँ पे बराबर हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे क्या क्यों बराबर कर दिया भाई से, ये भी तो बता दो। समायोजन में संधारित्रों की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। विभवांतर समान होता है, हाँ। इस समायोजन में संधारित्रों की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। विभव B इक्वल टू होता है Q अपॉन C। Q अपॉन C दूरियों पर डिपेंड नहीं करते हैं। दूरी बढ़ गई तो संधारित्र घट जाएगा, संधारित्र घट जाएगा तो चार्ज आपका घट जाएगा, तो बिल्कुल सी होता है, चार्ज आपका घट जाएगा। हाँ वो चलो उसे बाद में बता देंगे हम। आप यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मुझे भी लग रहा है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, कंफ्यूज मुझे भी कर रहा है कि दोनों बराबर होते क्यों हैं, ये मैंने ध्यान दिया नहीं इसके पहले। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आपको यही कंफर्म करके याद करना है कि अगर किसकी बात की जाएगी, बात अगर की जाएगी सीरीज क्रम में, तो उसमें आपका चार्ज बराबर रहेगा। ऐसे याद कर लो, ट्रिक से याद कर लो कि चार्ज जब बराबर रहने का मतलब, अगर हमने उसे ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा ही रहने देंगे, जितनी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगी उतनी हमारी जो रोशनी होगी वो तेज आएगी। यहाँ पे ऐसे याद आप कर सकते हो। तो सीरीज क्रम में, सीरीज क्रम में घर में वायरिंग होती है, सबका सब श्रेणी क्रम में होती है, समांतर क्रम में नहीं होती हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम में इसीलिए वो किया जाता है कि जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो एक साथ सभी नहीं जलते हैं, वो रुक रुक के जल जाते हैं। पैरेलल क्रम में हो जाते हैं लगातार, क्योंकि वहाँ पे, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आवेश समान रहेगा सब पे, आवेश अगर समान रहेगा और वोल्टेज आपका अगर सब पे समान है तो वो चीज़ें जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। वोल्टेज अगर आपने समान दे दिया, आवेश तो सभी को चल जाएगा, आवेश ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, वोल्टेज से मतलब है ना, वोल्टेज अगर आपका ज़्यादा हो गया तो नाजुक चीज़ें तुरंत ही फ्यूज हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी। जैसे फ़ैन हो गया आपका, वोल्टेज जैसे हाई हुआ वो ख़त्म हो गया। फ्रिज नहीं होगी, फ्रिज का जो अलग से उसमें लगा हुआ है, अदर कोई चीज़ें उसमें अलग से लगाया गया है। आपका लाइट हो गई, बिजली का बल्ब है, वोल्टेज जैसे हाई हुआ तुरंत आपका वो ख़त्म हो जाएगा। तो वहीं पे है कि अगर वोल्टेज किसमें समान रहना चाहिए, फिर समांतर क्रम में समान रहना चाहिए। और हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो सीरीज क्रम में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे आवेश समान होते हैं। आवेश जितना बढ़ जाए हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या इतनी तेज़ बहेगा तो हमारे टीवी थोड़ी ना वो कुछ हो जाएगा। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तब उसके लिए स्टेबलाइज़र लगाया जाता है। स्टेबलाइज़र क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, यानी वही ट्रांसफार्मर उसी में लगा रहता है स्टेबलाइज़र में। स्टेबलाइज़र क्या कहता है, वो वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए टीवी वगैरह के लिए हमें वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज क्या करेगा, आपका ऊपर नीचे वो उसको संभालने का काम करता है। इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज समान रहता है समांतर क्रम में, और सीरीज क्रम में हमें आवेश को समान रखना पड़ता है। अब आपको क्लियर कट समझ में आया होगा, मुझे भी आ गया समझ में, आपको भी आ गया समझ में। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्यू आपको समझ में आया ना, क्यू को क्यों हमने बराबर रखा सीरीज क्रम में, क्योंकि क्यू को बराबर रखेंगे, अगर वोल्टेज को बराबर रख देंगे तो घर में जो वायरिंग होती हैं वो सीरीज क्रम में फिर क्यों हो, क्योंकि सब बढ़ ही जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे आवेश को बराबर रखा जाता है कि अगर आवेश ऊपर ज़्यादा कम ज़्यादा होता है तो उससे कोई भी डिफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इससे लाइट आपकी डिम हो जाएगी, टीवी भी चलेगी, वो उतने जितना उसको चाहिए उतना अगर मिला वो चलेगा। लेकिन वोल्टेज अगर हाई हुआ या लो हुआ तब भी दिक्कत। अगर हाई हो गया तो सबको ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी टीवी धुआं निकलने लगता है, आप देखते होगे तो वोल्टेज के हाई होने से। तो इसलिए समांतर क्रम में वोल्टेज को बराबर रखा जाता है। अब ये कहाँ पे पाए जाते होंगे, तो बड़ी बड़ी चीज़ों में पाए जाते होंगे, जहाँ पे जैसे स्टेबलाइजर हो गया तो वहाँ पे जो भी कनेक्शन होता होगा वो पैरेलल क्रम में होता होगा, समांतर क्रम में होता होगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा, मैंने समझा दिया आपको, मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है। बस आगे बढ़ देते हैं। इस समायोजन में संधारित्रों की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। यदि बिंदु x पर आवेश q दिया जाए तब पहले पर q1, दूसरे पर q2 तथा तीसरे पर q3 आदि हो तो q बराबर q1 प्लस q2 प्लस q3। हम पैरेलल में आवेश को बराबर रख नहीं सकते हैं क्योंकि वोल्टेज को रखना पड़ेगा हमें आवेश को बराबर किस में रखना है, तो सीरीज में रखना है। ऐसे याद कर लो, आपको ज़िंदगी भर भूलने वाला नहीं है। जब भूलना है वीडियो के लास्ट में आके देख लेना, आपको तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा क्यों आपका यहाँ पे नहीं है। तो वोल्टेज यहाँ पे ये क्लियर होगा ना आपको, बस। अब यहाँ पे Q बराबर Q1 Q2 और Q3 रख दिया हमने। तो आगे बढ़ के देखते हैं, तो यहाँ पे Q से क्या निकल के आएगा, तो Q
P लिख देते हैं, पैरेलल हो जाएगा। Q बराबर Q1 प्लस यहाँ पे Q2 है, आगे Q3 हो जाएगा। और Q बराबर क्या होता है CV रख दिया जाता है यहाँ पे, Q बराबर CV हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी रखेंगे P वाला, यहाँ पे रखेंगे C1, V बराबर है यहाँ पे, B हमने सेम रखा है, पैरेलल है तो C2V हो जाएगा। V हम कॉमन लेकर यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो हमारा P बचेगा सिर्फ C1 प्लस का C2 प्लस का C3 डॉट 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 इनफाइनाइट या n तक चला जाएगा आपका, n यहाँ पर रखो, n तक आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे हुआ। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर कट। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे आपको क्या कहने वाला हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि सीरीज क्रम में हमें आवेश को बराबर रखना है, पैरेलल क्रम में, पैरेलल हमें कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को बराबर रखना है। और सीरीज क्रम में हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा वो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 निकलेगा, डॉट डॉट n तक निकलेगा। पैरेलल क्रम में जो हमारा निकलने वाला तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और वहाँ पे जब निकालेंगे इसको, अगर हमने क्या कर दिया, सभी संधारित्र को बराबर रख दिया, C ही सब जगह रख दिया, तो हमारा CS बराबर निकलेगा C/n निकल आएगा। वैसे यहाँ पे आगे हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये क्या आ गया, बराबर हो गया, यानी सभी के सब बराबर हो गए, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, क्योंकि C बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर वही डॉट डॉट NC हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट थे, अगर आपको ये समझ में ना आता ना तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं आपको समझा नहीं पाया, और मुझे भी मतलब कन्फ्यूजन हो रही थी। आज से नहीं, मैं जब से पढ़ रहा था मुझे खुद कन्फ्यूजन होती थी, क्यों ऐसा होता है, बराबर क्यों नहीं होता है ये। तो आज मैं आपको समझा पाया ना, बहुत बड़ी बात मुझे भी समझ में आ गई, मैं बहुत खुश हूँ, आपको समझा पाया मैं। उसके बाद आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, तो एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। एक संधारित्र को आवेशित करने में व्यय ऊर्जा को संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। यानी एक संधारित्र को आवेशित, संधारित्र जो पहले हमने सबसे पहले पढ़ा समांतर पट्टिका संधारित्र, तो उसके जो लास्ट वाले को हमें संग्राहक को आवेशित करना था, तो उसी को आवेशित करने में जो ऊर्जा हमारी लॉस होती है, वे ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यदि संधारित्र की धारिता C, उस पर आवेश Q और उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर B हो, संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाती है, हाफ CV²। यहाँ पे ये मैंने अभी कल की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, तो वहाँ पे पहले आपने समझ लिया होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है कि संधारित्र आवेश या आवेशित संधारित्र की जो ऊर्जा हो जाती है हाफ CV² बराबर हाफ Q²/C बराबर हाफ QV। ये कहाँ से निकल के आता है, तो CV² को हम अलग अलग रख देते हैं, C/V में अपॉन हाफ कर देते हैं, तो Q हो जाएगा ये Q और V/2। ये तो थर्ड वाला निकल आया, आपको यहाँ पे थर्ड वाला निकल आया, मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब Q²/C कैसे आएगा, तो V को हम रख देंगे क्या, V को हम कर देते हैं Q/2C। Q का Q कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो Q²/2C यहाँ से आपको निकल के आएगा। तो तीनों फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आगे और पढ़ लेते हैं। इसका मात्रक जूल तथा बीमाएँ ml² T⁻² होती हैं। ये आपको ध्यान रखना ऊर्जा का है, तो ऊर्जा बच्चे को पता है, जिसको फिजिक्स पता है ना, उसको जूल का, न्यूटन का, बल का, दूरी का, क्षेत्रफल का, आयतन का, कोणीय संवेग का, रेखीय संवेग का, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसका बीमा पता है। जिसको फिजिक्स पता है उसको बीमा मात्रक पता है। जूल हो गया, जूल से हम निकालेंगे, मैं निकाल के बता देता हूँ। F/D, तो F का होता है ml² T⁻⁻1 हो जाता है, और नहीं ml/T⁻⁻2 होता है, वो रोंग मल्टीप्लाई L हो जाता है, तो L का L जुड़ जाएगा, तो ml²T⁻⁻2 हो जाता है। अब न्यूटन का कहाँ से निकल के आएगा, तो न्यूटन का आएगा m/A से। m/A मतलब m का हो जाता है कैपिटल M, द्रव्यमान, A का हो जाता है मीटर, और सेकंड स्क्वायर का हो जाता है T⁻⁻1, फिर L जोड़ देंगे उसमें, ml² यहाँ पे T आपका देखने को मिल जाएगा। यदि आवेश Q व विभवांतर V में ग्राफ खींचा जाए, तब वह मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा होगी। सरल रेखा व Q अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ही संधारित्र की ऊर्जा कहलाएगा। यानी यदि आवेश Q व विभवांतर V में ग्राफ खींचा जाए, तब वह मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की सरल होगी। यानी यहाँ पे हमने क्या बना लिया, देखो यहाँ पे फिगर जो कह रहा है बनाने को, हम बना के देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, Q व विभवांतर के बीच, यानी आपका यहाँ पे मान लो आवेश है, यहाँ पे आपका वोल्टेज है,
आपको यहाँ पे ग्राफ खींचा जाए तब वो मूल बिंदु आपको बीचों बीच से यहाँ पे जाने वाली जो रेखा है, जाने वाली रेखा सरल रेखा होगी। सरल रेखा व क्यू अक्ष का जो बीच का क्षेत्रफल होगा वही, यानी ये वाला जो आपका एरिया हो जाएगा, ये किसको दिखाएगा, तो ये उसकी ऊर्जा को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहीं तक थी आपकी वीडियो, और यहाँ से हम ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से आपका जो है वो पट्टिका हमने पढ़ लिया, प्रकार हमने पढ़ लिया, समांतर श्रेणी क्रम सब कुछ हमने पढ़ लिया, पढ़ने को कुछ बाकी नहीं रहा है। तो कल की वीडियो में मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 4 जो है हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो सारी की सारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, हम आपकी हेल्प करते हैं। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो जय हिंद, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।